Good morning, all dear student. If you are new to this channel, then subscribe and press the bell icon. बच्चों देख रहे हैं आपका आज का क्लास कौन सा शुरू हो रहा है। तो आपके सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन विज्ञान से कुछ क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। तो आइए क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेते हैं, पुनः एक बार घुमा के देखें कि क्या इस तरह से भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा सकता है। आइए क्लास को अच्छी तरह से देखें और समझें। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर काफ़ी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए देखते हैं आपतित किरण से क्या समझते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपतित किरण से क्या समझते हैं। तो आंसर क्या लिखेंगे कि किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। यानी किसी भी पृष्ठ पर जब हमें प्रकाश की किरण पड़ती है तो वो क्या हो जाता है, आपतित किरण। आपतित का मतलब आना होता है। 2 नंबर क्वेश्चन को क्या देख रहे हैं कि परावर्तित किरण से क्या समझते हैं। तो परावर्तित किरण से आप क्या समझते हैं बताइए। कि पृष्ठ से परावर्तन यानी परावर्तित का मतलब हो गया परावर्तन हो गया, आगे भाग गया। तो परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली प्रकाश किरण को परावर्तित किरणें कहते हैं। और नेक्स्ट में देख रहे हैं क्वेश्चन क्या है कि आपतन बिंदु से क्या समझते हैं। तो आपतन बिंदु क्या होता है ये तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बात को समझिए। वह बिंदु जिस पर आपतित किरण परावर्तक सतह पर पड़ती है उसे ही हम आपतन बिंदु कहते हैं। आइए और क्वेश्चन देख रहे हैं, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, आपके साथ शेयर करें तो अच्छी तरह से देखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है कि एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान क्या होगा ये बताइए। तो यदि ये एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण होता है तो उसका आपतित परावर्तन कोण 60 डिग्री का ही होगा। तो आंसर याद रखिएगा 60 डिग्री होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं आप। अगर 2 समतल दर्पण 90 डिग्री के कोण पर रखे हों तो उनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। यानी कितनी, यदि 90 डिग्री पर वो खड़े हैं तो कितनी प्रतिबिंब बनेंगे, तो 3 प्रतिबिंब बनेंगे। इस चीज को आप जान रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि समतल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो समतल दर्पण जिसको हम लोग फेस देखते हैं, घर में यूज करते हैं, उसको समतल दर्पण कहते हैं। तो उसमें कैसा चित्र बनता है, प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो आभासी प्रतिबिंब बनता है, जिसको काल्पनिक भी कहते हैं। ये रहा आपका आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर अभिलंब की दिशा में आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात क्या कहता है। आप देख रहे हैं परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरण किधर जाएगी ये आपको बताना है। तो जब वो समतल दर्पण पर कोई अभिलंब की दिशा में आपतित किरण होती है तो वो क्या करेंगे, वो प्रकाश को वापस लौटा देते हैं, यानी वापस लौट जाएगी। ये आपका आंसर रहा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, अच्छी तरह से देखिए। नियमित तथा विसरित परावर्तन में कौन प्रतिबिंब बनाता है। तो आंसर क्या होगा, नियमित परावर्तन बनाता है। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, बहुत ही अच्छी तरह क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछने लायक क्वेश्चन है। एक यंत्र का नाम बताइए जो परावर्तन के नियम पर आधारित है। तो क्या लिखेंगे, बहुमूर्तिदर्शी। ये आपका एक यंत्र है जिसमें क्या करता है, परावर्तन के नियम पर यह आधारित काम करती है। आइए 10 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि मानव नेत्र में किस प्रकार के लेंस हैं। तो जैसे मनुष्य में आँख है तो आँख में भी कोई लेंस लगा हुआ है, उस लेंस का नाम लिखना है कि किस प्रकार का लेंस है। तो लेंस आपका होगा उत्तल लेंस। आइए 11 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं, आइरिस में स्थित छोटे छिद्र को क्या कहते हैं। तो आंसर क्या होगा, आइरिस जो कि आंख में पाए जाते हैं तो उसके छोटे छिद्र को हम कहते हैं पुतली कहते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखते चलिए। किस प्रक्रिया के कारण श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो आंसर लिखेंगे विक्षेपण प्रक्रिया के कारण वो 7 रंगों में विभक्त कर देती है, यही इसमें कहा जा रहा है। अब क्वेश्चन देख रहे हैं, इंद्रधनुष के बनने के पीछे कौन सी प्रक्रिया निहित है। तो आंसर क्या लिखेंगे, वर्ण विक्षेपण की क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए बच्चों, अगर दाहिने हाथ से लिखा जाए तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब किस हाथ से लिखता प्रतीत होगा। आप देखिए, यदि आप खाना खाते हैं दाहिने हाथ से और यदि आप दर्पण में देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप बाएं हाथ से खाना खा रहे हैं, इसलिए प्रतिबिंब आपका बाएं हाथ से होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। जब श्वेत प्रकाश को कांच की पट्टी से गुजरने दिया जाता है तो क्या होता है, तो वह होगा, वह मुड़ जाती है।
ये आपका आंसर होगा, इसे ध्यान रखिएगा। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि परावर्तन के नियमों का उल्लेख करें। तो परावर्तन के नियम क्या होते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु अभिलंब सभी एक ही समतल में होते हैं। ये फर्स्ट नियम हो गया। और दूसरा नियम क्या होगा, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। जैसे आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, अर्थात कोण I इक्वल कोण R है। इसे आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं हैं। तो समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताएं होती है कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी होता है, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, और समतल दर्पण से वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी समान होती है, और प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। और लिखेंगे कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सीधा होता है। इसे आप याद रखें, यहाँ तक भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्वेश्चन देख रहे हैं आप कि मानव नेत्र के विभिन्न भागों के नाम लिखें। तो मानव नेत्र के विभिन्न भाग कौन कौन से? रेटिना, लेंस, आइरिस, कॉर्निया, तंत्रिका। और 19 नंबर क्वेश्चन को देखिए, ये आपके हमारे आँख में जो होते हैं उसमें अभी भी कुछ कुछ भाग हैं। तो आँख में कौन कौन से भाग होते हैं जो आपके सामने में ये दिखाई दे रहा है, इसे आप थोड़ा सा याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विचित्र के द्वारा प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश के विक्षेपण को दर्शाइए। तो कैसे दर्शाएंगे, पहले कुछ हेडिंग लाइन लिखेंगे। जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म के एक फलक पर पड़ता है तो प्रकाश को उसके घटक वर्णों में विभाजित करता है, और प्रक्रिया प्रकाश को विक्षेपण कहलाती है। और इंद्रधनुष का बनना प्रकाश के विक्षेपण का उदाहरण है। इसे भी आप याद रखेंगे। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप इसे क्या करेंगे, आप इस तरह से धीरे से देखकर इसे बनाने का प्रयास करेंगे। हो सकता है आपको एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आपको पूछा जाए। ये संभावित क्वेश्चन आपके साथ शेयर करें जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में दी हुई है। बच्चों, कुछ दीर्घोत्तरी क्वेश्चन से भी देख रहे हैं कि क्वेश्चन दीर्घोत्तरी से किस तरह से पूछा जा सकता है कि शोर तथा संगीत में क्या अंतर है, क्या सभी संगीत शोर बन सकता है। तो अंतर क्या लिखेंगे कि शोर अनियमित कंपनों से उत्पन्न होने वाली अप्रिय ध्वनि शोर कहलाती है। उदाहरण के लिए कक्षा में सभी बच्चों का तेज तेज बोलने से, हथौड़ा चलाने से ये क्या होता है, शोर उत्पन्न होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। और संगीत क्या होता है कि नियमित कंपनों से उत्पन्न प्रिय लगने वाली सुस्वर ध्वनि को संगीत कहते हैं। जैसे सितार के तार से उत्पन्न ध्वनि, यदि संगीत बहुत अधिक तेज तीखी ध्वनि का हो तो वह शोर का रूप धारण कर लेती है। ये आपसे पूछा गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, क्या है कि अपने वातावरण में शोर प्रदूषण के स्रोतों की सूची बनाइए। तो इसको क्या करेंगे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे देख लें और कैसे इसको लिखेंगे ये आपको दिखाई दे रहा है। वाहनों की ध्वनियाँ, यानी इसके स्रोत क्या है, वाहनों की ध्वनियाँ, विस्फोटक जिसमें पटाखों का फटना भी सम्मिलित है, मशीनों से उत्पन्न ध्वनि है, और लाउड स्पीकर से उत्पन्न ध्वनि। ये आप लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और आपके सामने पॉइंट दिखाई दे रहा है, इसे अच्छी तरह से देखकर आप लिख भी सकते हैं। बच्चों, एक क्वेश्चन ये भी ले लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए ध्यान से कि वनोन्मूलन के कारक और उनके प्रभाव क्या हैं। तो वनोन्मूलन पहले का परिचय लिखना है। वनोन्मूलन का अर्थ है वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों के लिए उपयोग करना। और नेक्स्ट देख रहे हैं, वनोन्मूलन के निम्नांकित कारक क्या हो सकते हैं। तो कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, घरों एवं कारखानों का निर्माण करना, और फर्नीचर बनाने अथवा लकड़ी का ईंधन के रूप में भी उपयोग करते हैं। अब इसका कारक को लिखे। अब इसका प्रभाव क्या है, प्रभाव को ही तो देखना चाहिए। आइए देख रहे हैं, ऐसे ही टॉपिक आपको लिखने से परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। क्या है कि पृथ्वी का ताप बढ़ जाता है, प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है, भौम जल स्तर भी नीचे गिर जाता है, भूमि की उर्वरता में कमी आती है, और इसके कारण बाढ़ तथा सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावना क्या होती है, बढ़ जाती है। यहाँ से भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों, एक नज़र से ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिए, हो सकता है आवे अथवा ना आवे, लेकिन पढ़ लीजिएगा तो दिमाग में रहेगा। दलमा अभयारण्य किस जिले में अवस्थित है। तो पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। बिरसा मुंडा जैविक उद्यान झारखंड के किस जिले में है। तो रांची में है, इसे याद रखिए। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र झारखंड के किस जिले में अवस्थित है। तो रांची में अवस्थित है, इसे याद रखिएगा। झारखंड के किस जिले में बाघों के लिए संरक्षित वन अवस्थित है।
तो आंसर क्या लिखेंगे, लातेहार लिख दीजिएगा। ये आपका आंसर रहा। उम्मीद है बच्चों आज का क्लास आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी तरह से एग्जाम लिखें, अच्छे अंक प्राप्त करें, यही मेरी कामना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।